IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है पवन के श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी कोठे पे क्वारंटीन, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। आरिफ खाली ठेला लेकर चावड़ी बाजार से लाल किले तक आ पहुंचा था, लेकिन आज उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला जिसे अपना माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। सारी दुकानें बंद पड़ी थीं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में कहीं कहीं उसे इक्का दुक्का दुकानें खुली दिखी थीं, जो राशन की थी या फिर सब्जी के ठेले थे। शहर में कोरोना फैला हुआ था और आज शहर बंद हुए 4 दिन हो गए थे। आरिफ चाहता था कि वो अपने गांव प्रतापगढ़ चला जाए, लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिला था जाने का। वो 2 बार दिल्ली स्टेशन और 1 बार आनंद विहार बस अड्डे से वापस लौट आया था। 4 दिन से उसे कोई माल ढोने को भी नहीं मिला था, लेकिन उसके पास पहले के 200 रुपए पड़े थे, जिससे वो अपना पेट भर रहा था। उसका ठेला भी किराए का था, जो चावड़ी बाजार के ही एक ठेकेदार का था। वो रोज शाम को उसके कंपाउंड, जो कि उसके घर के सामने ही था, वहां जाकर अपना ठेला लगा देता था और ठेले का किराया, जो कि 20 रुपए प्रतिदिन था, उसको कल देने का वादा करके वहीं लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पकाकर खा लेता था और ठेले पर एक कंबल बिछाकर सो जाता था। लेकिन आज चौथा दिन था और उसे पता था आज तो ठेकेदार बिना पैसे लिए नहीं मानेगा। 4 दिन के 80 रुपए वो कहां से लाएगा? और अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो आज ठेकेदार उसे अपने कंपाउंड में सोने भी नहीं देगा। कल ही ठेकेदार की बीवी को उसने कहते हुए सुना था, इसको यहां क्यों सोने देते हो? पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है, कहीं से कोरोना लेकर आ गया तो क्या करोगे? ठेकेदार फिर भी पिछले 3 दिन से उसे वहीं सोने दे रहा था। आरिफ को नहीं पता था कि वो ऐसा इंसानियत के नाते कर रहा था या फिर अपने बाकी 60 रुपए किराए के लिए। यही सब सोचते सोचते आरिफ वापस चावड़ी बाजार की तरफ लौट रहा था। चावड़ी बाजार मेट्रो के पास पहुंचकर उसे प्यास लगी तो वो वहीं कोने में ठेला लगाकर दाईं तरफ वाली गली में चला गया। शाम के 7 बज चुके थे, हल्का अंधेरा होने लगा था। उसे पता था कि उस गली में एक हैंडपंप है, वो वहीं पानी पीने जा रहा था। दिल्ली में अब हैंडपंप बचे कहाँ थे? शायद पुरानी दिल्ली में ही अभी भी कुछ हैंडपंप बचे थे। उनमें से एक इस गली में था। गली में सन्नाटा था। कभी कभी कोई स्कूटी या पैदल आता जाता उसे दिखाई दे रहा था। उसने हैंडपंप के पास पहुंचकर पानी पिया और गमछे से अपना मुंह पोंछ लिया। उसने सारी जेबें टटोली तो कुल मिलाकर 20 रुपए बचे थे। वो सोचने लगा कि क्या करूं? आज तो ठेकेदार बिना किराया लिए मानेगा नहीं और शायद गुस्से में आकर उसे वहां सोने भी न दे। दोपहर से उसने कुछ खाया भी नहीं था। दिन में उसने कढ़ी चावल खाया था। कुछ लड़के जामा मस्जिद के पास खाने के पैकेट बांट रहे थे तो उसने भी एक पैकेट ले लिया था। वो सोचने लगा कि ये कोरोना भी क्या भला है। पूरा शहर रुक गया है, सब डरे हुए हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो घरों में बंद हैं और समय काट रहे हैं। उसे अपना गांव याद आ रहा था। अगर वो अभी अपने गांव में होता तो शायद उसे इतना नहीं सोचना पड़ता। गांव में उसके अम्मी अब्बा, उसकी बीवी अमरीन और उसका बेटा हमजा था। यही सब सोचते सोचते पता नहीं वो कब से अपने ठेले के पास आकर खड़ा था। ठेला तो उसे ठेकेदार के कंपाउंड में लगाना ही था, सो वो ठेला लेकर आगे बढ़ गया। उसने सोचा उस समय जो सूझेगा बोल दूंगा। अब तक कुछ जवाब उसे सूझा नहीं था। वो जब ठेकेदार के कंपाउंड में पहुंचा तो देखा कि ठेकेदार के लड़के वहां क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें देखकर उसने अपने मुंह पर गमछा लपेट लिया।
उसने ऐसा अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि उन लड़कों के लिए किया था। उसे पता था कि उसे देखते ही लड़के घर के अंदर चले जाएंगे और ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही वो कंपाउंड के एक कोने में जाकर ठेला लगा रहा था, लड़के अपने घरों में चले गए। थोड़ी देर वो ठेले के पास ही खड़ा रहा, तभी घर के अंदर से ठेकेदार निकल कर आया। ठेकेदार 45-50 का होगा, लेकिन शरीर फैल गया था जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखता था। आरिफ भी 35 साल का था, लेकिन उसकी कद काठी अच्छी थी और शरीर भी गठा हुआ था। ठेकेदार के आते ही आरिफ ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, पैसे तो आज भी नहीं कमा पाया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। यहीं गांधीनगर में एक रिश्तेदार है मेरा, उससे कल पैसे लेकर आपको लौटा दूंगा। ठेला लगाकर सीधा वहीं जा रहा हूँ, कल आकर आपके पैसे दे जाऊंगा। और अब तो जब तक बंदी है ठेला किराए पर लेने का मतलब नहीं, सो अब बंदी के बाद ही ठेला चलाऊंगा मालिक। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मत ले जा ठेला, अभी तुझे ढुलाई के लिए कुछ नहीं मिलेगा। भैया सब अपनी जाने बचाने में लगे हुए हैं, पूरा देश बंद पड़ा है। ठीक, तू जा, कल आके पैसे देना। क्या करता मालिक, ये पेट जो न कराए। शहर तो बंद है पर पेट का क्या करें, ये कहाँ बंद होता है। ठेकेदार बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। उसकी बीवी ने आवाज देकर उसे अंदर बुला लिया था। आरिफ भी कंपाउंड से बाहर गली में आ गया था। गली में आकर उसने मुंह पर से गमछा हटा लिया। वो बोलकर तो आ गया था, लेकिन बोलने के बाद ही उसे एहसास हो गया था कि वो कुछ भी बोल रहा है। ये उसकी कल्पना थी कि गांधीनगर का उसका रिश्तेदार पैसे दे देगा और वो उसी के पास जा रहा है। लेकिन सच तो ये था कि जब 3 दिन पहले ही उसने गांधीनगर वाले रिश्तेदार शमसुल भाई को फोन किया था तो उसने फोन भी नहीं उठाया था। इस समय कोई भी अपने से कमजोर आदमी का फोन क्यों उठाएगा भला। शमसुल भाई ने भी यही सोचा होगा कि मैं कहीं रहने की जगह या कुछ पैसे ना मांग लूं। आरिफ के पास एक चाइनीज फोन था। उसमें वो यूट्यूब पर बड़े चाव से गाने और वीडियो देखा करता था। शमसुल को जिस दिन फोन लगाया था उसी दिन रात में उसकी आउटगोइंग बंद हो गई थी। उसने 200 रुपए रिचार्ज करवाने के लिए ही बचा कर रखे थे, लेकिन जब अगले दिन बंदी हो गई तो उसने रिचार्ज ना करवाकर वो पैसा आगे के लिए बचा लिया था। वो चलते चलते चावड़ी बाजार मेट्रो के बाहर पहुंच गया था। कहाँ जाऊं? खाने की तो अभी उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत सोने की जगह की है। वो मेट्रो की रेलिंग पर बैठकर यही सब सोचने लगा। बीच बीच में पुलिस की गाड़ी भी गश्त लगा रही थी। 8 बज चुके थे, सड़क पर अब कोई नहीं दिख रहा था। अभी 4 दिन पहले ही इस समय यहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लगता था कि ये भीड़ कहाँ से आती है और पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन पिछले 4 दिन से यहां सन्नाटा पस रहा है। हाँ भाई, दुनिया का कोई भरोसा नहीं, इंसान की कोई औकात नहीं। क्या किया जाए। यहां मेट्रो के बरामदे में तो पुलिस वाले सोने नहीं देंगे। सदर बाजार में एक रैन बसेरा तो है, लेकिन एक तो वो बहुत दूर है और दूसरा आरिफ मुसलमान है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगे हुए थे तो उसने सुना था कि उस रैन बसेरे में किसी मुसलमान को लोगों ने बहुत पीटा था। वहां ज्यादातर हिंदू ही रहते थे। जिनके पास सोने को घर नहीं है वो भी धर्म के नाम पर कैसे लड़ लेते हैं। खैर, धर्म का गरीबी से क्या लेना देना। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो वहां से उठकर आगे बढ़ चला। अब उसे बीड़ी की बहुत तलब लगी। उसने सुबह से एक भी बीड़ी नहीं पी थी। उसने सोचा रास्ते में कोई किराने की दुकान दिखेगी तो वो एक बंडल बीड़ी ले लेगा। उसे पता था कि शायद वो रैन बसेरे की तरफ ही जा रहा है, लेकिन उसने अपने मन को नहीं बताया था। उसने रास्ते से बीड़ी खरीदी और बीड़ी पीते पीते वो अजमेरी गेट तक आ पहुंचा। उसने इस इलाके की सारी गलियां देखी हुई थी। वो पिछले 8 साल से यहाँ ठेला चला रहा था, लेकिन आज वो गलियां उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी। क्या किसी ने भी ये सोचा होगा
कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया थम जाएगी। हाँ, ऐसी दिल्ली अब तक नहीं देखी थी। यही सब सोचता सोचता वो चला जा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये उसका रिंगटोन था। उसे अपना रिंगटोन आज अजीब लगा, लेकिन फोन उसकी बीवी का था तो उसने उठा लिया। उसने बीवी को बताया कि ठेकेदार बड़ा अच्छा आदमी है और उसने उसे अपने कंपाउंड में सोने दिया है और ठेकेदार की बीवी उसे खाना भी खिला देती है। हम सब ऐसी ही दुनिया की तो कल्पना करते हैं। खैर, उसकी बीवी ने बताया कि गांव में भी कोरोना का बड़ा बवाल मचा है। दिल्ली से जितने लोग भी आए हैं उनको पुलिस ने ले जाकर गांव के स्कूल में बंद कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि उनसे गांव में भी महामारी फैलने का खतरा है। डॉक्टर तो आता नहीं है इलाज करने, सो कह रहे हैं कि 14 दिन बाद सबको छोड़ देंगे। उसने आगे कहा कि आरिफ ने अच्छा किया जो गांव नहीं आया। घर में अभी राशन है, सो अभी चिंता नहीं है। जब उसने फोन रखा तो देखा कि वो जीबी रोड के मुहाने पर खड़ा है। मन में आया कि चलो आज इधर से ही चलते हैं, ये रोड भी तो आगे जाकर सदर बाजार में ही मिलेगी। उसने एक और बीड़ी जला ली और आगे की तरफ बढ़ गया। वो जीबी रोड पर भी माल पहुंचाने अक्सर आता था और 2 बार तो ऊपर कोठों पर भी जा चुका था। आज जीबी रोड की सड़कें सूनी पड़ी थीं। ऊपर खिड़कियों से कोई नहीं झांक रहा था। सारे कोठे खाली पड़े थे। यही सब देखता सोचता वो बढ़ा जा रहा था कि अचानक एक औरत की आवाज उसके कानों से टकराई। भाई, एक बीड़ी पिलाएगा क्या? उसने देखा कि एक 40-45 साल की औरत सिगरेट के खोखे के पास जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। आजकल सब सिगरेट पीते हैं, साला बीड़ी हो तो इंसान दोबारा सुलगा भी ले। सिगरेट तो लोग जड़ तक चूस कर फेंकते हैं। आरिफ रुककर उस औरत को देखने लगा। गोरी और मोटी, नाक चिपटी हुई और ब्लू रंग की नाइटी। उसने पास जाकर बीड़ी निकालकर माचिस के साथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो औरत उसे जलाकर पीने लगी। पता नहीं आरिफ के दिमाग में क्या आया। उसने पूछा, सारे कोठे तो बंद हो गए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, हमारा कोठा तो सालों से बंद पड़ा है। अब तो आगे के 2-3 कोठे ही चलते हैं, वो भी परसों आकर पुलिस ने बंद करा दिए। मेरे यहाँ तो 3-4 लड़कियां ही थी, वो भी चली गई। पता नहीं कहाँ गई होंगी। अब मैं कहाँ जाती, सो यहीं पड़ी हुई हूँ। आरिफ आगे बढ़ने लगा तो पीछे से औरत ने पूछा, ऐ सुन, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, अबे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा चला जा घर, सो जा जाके। सो नहीं जा रहा हूँ, रैन बसेरे में। तेरे पास पैसे हैं? आरिफ को लगा कि वो धंधे की बात कर रही है। नहीं, पैसे तो नहीं है। ऊपर कोठे पर कमरे खाली हैं, चाहे तो सो सकता है, बदले में 3-4 बीड़ी पिला दियो। आरिफ सोचने लगा कि पता नहीं रैन बसेरे में जगह मिले या ना मिले, एक रात यहीं काट लेता हूँ, आगे का कल देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। औरत कुछ नहीं बोली और ऊपर सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। आरिफ भी उसके पीछे सीढ़ी पर चढ़ गया। ऊपर आकर उसने देखा कि बीच में एक हॉल है और उसके सामने 4 छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं। जिस कोठे पर आरिफ पहले गया था वहां दीवारों पर टाइल्स लगे थे, पर यहां दीवारों पर सीलन थी। औरत एक मेज पर बैठ गई। आरिफ वहीं खड़ा हो गया। खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने भी दोपहर में दाल रोटी ही खाई थी, स्टेशन के पास बट रही थी। जा अंदर जाके सो जा, और सुन, 3-4 बीड़ी देता जा। आरिफ बीड़ी देकर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर अंदर बने हुए स्लैब पर लेट गया। वहां एक बल्ब जल रहा था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है, पूरी दिल्ली में उसे सोने की जगह नहीं मिली और अब वो एक कोठे पर सो रहा है। कुछ महीने पहले ऐसे ही स्लैब पर वो एक लड़की के साथ सोया था। उस समय यहाँ कितना रंगीन माहौल था, चारों तरफ लड़कियां, मर्दों का शोर, और आज सब कुछ सन्नाटा।
शहर के साथ कोरोना ने इन कोठों को भी वीरान कर दिया है। सोचते सोचते वो पैंट की चेन खोलकर उस औरत को देखने लगा जो थोड़ी देर पहले उससे बीड़ी लेकर गई थी। वो धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा और फिर उत्तेजना में उसके हाथ तेज तेज चलने लगे। जब पेट पर उसको कुछ गीला सा लगा तब उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगी। उसने एक बीड़ी जला ली। साला शरीर भी अजीब है, चाहे कुछ भी हो जाए सब बंद हो सकता है, लेकिन इसकी भूख नहीं मिटती, चाहे वो पेट की हो या सेक्स की। शायद यही भूख इंसान को जिंदा रखती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कुछ देर लगी ये याद करने में कि वो कहाँ है। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया। उसने देखा कि वो औरत सामने खड़ी है और बाहर की तरफ देख रही है। आरिफ भी जाकर वहां खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। तुम्हारा नाम क्या है? रितु। आरिफ को यह नाम उसके उम्र और उसके चेहरे से मेल खाता हुआ नहीं लगा। रितु? हाँ रितु। कोठों पर तो रितु, सलमा या पिंकी जैसे ही नाम चलते हैं। नेपाल से हो? तिनसुकिया, असम। बीड़ी बची है क्या? आरिफ ने 2 बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक उसकी तरफ बढ़ा दी। तुझे कोरोना तो नहीं है? पता नहीं। रितु मुस्कुराई और फिर बीड़ी पीने लगी। थोड़ी देर बाद रितु अपने कमरे में चली गई। आरिफ बाहर ही खड़ा रहा और सोचने लगा कि इसने अभी तक जाने को क्यों नहीं कहा। आरिफ ने सोचा बाहर कहाँ जाऊंगा, जब तक जाने को नहीं बोलती यहीं रहता हूँ। वो काफी देर तक यूं ही सड़क की तरफ देखता रहा। चिड़ियों की आवाज और बीच बीच में इक्का दुक्का लोगों को आते जाते देखता रहा। जब उसने मोबाइल में देखा तो 1 बज गया था। उसे भूख भी लग रही थी। हॉल के कोने में बेसिन लगा हुआ था। वहां जाकर उसने पेट भर पानी पिया और फिर अंदर जाकर स्लैब पर लेट गया। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। जब उसकी भूख से आंख खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। उसने बाहर देखा कि रितु खड़ी होकर सड़क को देख रही है। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी तो है, लेकिन आज तो स्टेशन पर भी खाना नहीं बट रहा है। पुलिस लोगों को वहां से हटा रही है। बोल रही है पूरा देश बंद है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सरकार रैन बसेरे में खाना खिला रही है, जिसको खाना है वहां जाकर खा सकता है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा खाना। रितु कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद आरिफ नीचे सड़क पर आ गया और रैन बसेरी की तरफ बढ़ने लगा। जब आरिफ वहां पहुंचा तो वाकई वहां खाना बट रहा था। आरिफ ने मुंह पर गमछा लपेटा और लाइन में खड़ा हो गया। कोई मास्क पहने हुए था तो कोई गमछा लपेटे हुए था। एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ था। खाना प्लास्टिक की थैली में बट रहा था। उसने 2 थैलियां ले ली। उसने वहां कुछ लोगों को बात करते सुना कि बर्तन बाजार वाली गली में कोई साधु आया है जो भभूत दे रहा है। उस भभूत को लगाने से कोरोना नहीं होगा। पहले तो आरिफ ने सोचा कि वो तो मुसलमान है, उस पर एक साधु के भभूत का भला क्या असर होगा। फिर उसके दिमाग में आया कि उस औरत के लिए ले लेता हूं, वो तो हिंदू है। उसने बर्तन बाजार जाकर भभूत ले लिया। वहां लोगों की बहुत भीड़ थी। उसने बचे हुए 10 रुपए भी उस साधु को दे दिए। भभूत और खाने की थैलियां लेकर आरिफ जीबी रोड की तरफ बढ़ रहा था। मन में थोड़ा उत्साह था। आज उस औरत के साथ सोऊंगा। पैसे नहीं तो क्या हुआ, खाना और भभूत तो ले जा रहा हूं। वो उसके बारे में जब सोच रहा था तो रितु नाम के बजाय बस उस औरत संबोधन से ही सोच रहा था। क्यों? ये सवाल आरिफ के मन में नहीं आया। वो इस महामारी और बंदी के समय में भी एक उत्साह में आगे बढ़ रहा था। मुश्किल से मुश्किल समय में भी इंसान अपने को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई सपना बुन ही लेता है। जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि रितु मेज पर बैठी कुछ सोच रही थी। खाना लाया हूं, चलो खा लेते हैं। रितु उठकर अंदर से 2 प्लेट ले आई। आरिफ ने उसमें खाना निकाला, फिर बिना आपस में बात किए दोनों खाना खाने लगे। उसके बाद आरिफ ने 2 बीड़ी सुलगाई और एक उसे देकर एक खुद पीने लगा। आरिफ ने सोचा कि अब इससे सोने वाली बात करूं।
मेरा भाई भी आज तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा। जब ही तिनसुकिया से आई थी तब वो 12 साल का था। वो एक साधु भभूत बांट रहा था। लोग कह रहे थे इसे लगाने से कोरोना नहीं होगा। आरिफ ने अपनी जेब से भभूत निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऋतु ने बिना कुछ बोले भभूत ले लिया। थोड़ी देर बाद आरिफ वहां से चुपचाप उठकर केबिन में आकर स्लैब पर लेट गया। कुछ देर वो सोचता रहा कि उसने क्यों उस औरत से सोने के लिए नहीं कहा। वो मना भी तो नहीं ही करती। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह फिर जब उसकी आंख खुली और वो बाहर आया तो देखा कि ऋतु कल की तरह ही बाहर सड़क पर देख रही थी। वो कल की तरह ही वहां जाकर खड़ा हो गया। आखिरी 2 बीड़ियां जलाईं, एक उसे दी और एक खुद पीने लगा। सब कुछ कल की तरह ही था, मानो देश के साथ समय भी रुक गया हो। फिर कल की तरह ही आरिफ ने पेट भर पानी पिया और सो गया और शाम को उठने के बाद खाना लाने के लिए रैन बसेरे की तरफ चल पड़ा। आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोई उत्साह नहीं था। कोरोना ने सब कुछ धीमा कर दिया था, मन, गति और देश। आरिफ कल की जगह आज भी हाथ में 2 थैलियों में खाना लेकर उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आज मन में कल की तरह ख्याल नहीं थे। उसका ध्यान जब टूटा तो देखा सामने 3 लड़के मुंह पर कपड़ा बांधे उसके सामने खड़े थे। आरिफ घबरा गया। इस बीच एक लड़के ने चाकू निकाल लिया। चल, जितने पैसे निकाल। आरिफ को कुछ नहीं सूझ रहा था। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी उस लड़के ने उसके बाजू पर चाकू से वार किया। भाई मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बस ये खाना है भाई। एक लड़के ने उसके हाथ से खाना छीन लिया और बाकी दोनों लड़के उसे मारने लगे। जब आरिफ सड़क पर गिर गया तो पैरों से मारने लगे और चाकू से उसके सीने पर वार करके भाग गए। आरिफ वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहा। इधर ऋतु बाहर खड़ी होकर सड़क को देख रही थी, मानो वो आरिफ के लौटने का इंतजार कर रही थी। नीचे एक बूढ़ा उसकी तरफ देखकर भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। साली रंडी, अभी भी तेरी भूख नहीं मिटी? सारी बीमारियां तुम रंडियों ने फैलाई है। भाग जाए यहां से रंडी। खिड़की पर किस ग्राहक का इंतजार कर रही है? भाग भाग भाग। ऋतु पर गालियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी चुपचाप सड़क पर ही देख रही थी। तभी बूढ़े ने अपना चप्पल उछालकर उसकी तरफ मारने के लिए फेंका। चप्पल ऋतु तक नहीं पहुंची और नीचे छज्जे पर आकर गिर गई। ऋतु सोच रही थी कि शायद आरिफ को रैन बसेरे में जगह मिल गई होगी। फिर उसने चप्पल को देखा और सोचने लगी कि चप्पल उसके चेहरे पर फेंका गया है या उसके पेट पर। कुछ सोचकर ऋतु कमरे के अंदर गई और भभूत उठाकर पागलों की तरह अपने पूरे शरीर पर लगाने लगी। इधर वो बूढ़ा ताली बजाता हुआ और चिल्लाता हुआ रैन बसेरी की तरफ चला जा रहा था। गो गो करो ना गो, गो करो ना गो, गो करो ना गो, गो करो ना गो। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में पवन के श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी कोठे पे क्वारंटीन। ये कहानी हंस कथा मासिक के अक्टूबर 2020 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार। From uncensored and unfiltered chats with the who's who of the entertainment industry, I, Siddharth Kannan, bring you a very hardcore chat show called Candid Kannan. Tune in every Friday on the IVM podcast app or wherever you get your podcasts.